मेरी गर्लफ्रेंड ट्रूथ एंड डेयर का खेल हार गई थी। शर्त के मुताबिक उसे उस इंसान को कॉल करना था जिससे वो सबसे ज्यादा जुड़ी हो। उसने फोन मिलाया और फोन उठते ही सामने वाले से पूछा, अगर मैं अभी तलाक ले लूं, क्या तुम मुझे अपने घर में जगह दोगे? यह सवाल खत्म होते ही पूरा कमरा जैसे सुन्न पड़ गया। वहां सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि मैं गुस्से में फट पड़ूंगा, शायद टेबल कुर्सियां पलट दूंगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं एकदम शांत था। मैंने बहुत आराम से अपनी उंगली से वो अंगूठी निकाली और कहा, हमने अभी शादी रजिस्टर नहीं करवाई है, अभी भी देर नहीं हुई है, चलो अलग हो जाते हैं। मैंने उसके लिए अपना रास्ता छोड़ दिया। अपनी गर्लफ्रेंड के कुछ भी बोलने से पहले मैं मुड़ा और वहां से निकल गया। सड़क पर आकर मैंने सीधे अपने घर जांगबेई फोन मिलाया। मां, पापा, मैं वापस आने और शादी करने के लिए तैयार हूं। फोन के उस पार जैसे खुशी फूट पड़ी। बहुत बढ़िया जांगफान, आखिरकार तुमने सोच ही लिया। तुम जांग ग्रुप के इकलौते वारिस हो। अगर तुमने खुद को साबित करने के लिए बाहर धक्के खाने की जिद ना की होती तो तुम कब के शादी करके बिजनेस संभाल चुके होते। हमने लड़की पहले ही देख रखी है, बस तुम्हारी हां का इंतजार था। उनकी आवाज में वो खुशी सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी गिल्ट हुई। मेरी आवाज खुद ब खुद नर्म हो गई। मैं आप लोगों के फैसले के साथ हूं। मां तुरंत शादी की तारीख तय करने लगी। पूछने लगी कि क्या मैं लड़की से मिलना चाहता हूं। उनकी बातें सुनकर मेरे सिर में हल्का दर्द होने लगा। मैं अब किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहता था। मैंने उनकी बात काटते हुए कहा, मुझे बस जल्दी घर आकर बिजनेस संभालना है। शादी तो बस एक रस्म है। मुझे लड़की से मिलने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग तैयारियां कीजिए, मैं शादी से एक दिन पहले घर आ जाऊंगा। मेरी बात अभी खत्म ही हुई थी कि दरवाजे को धक्का देकर किसी ने खोला। बाई निंगबिंग अंदर आई। उसके माथे पर सिलवटें थीं। शादी? कैसी शादी? उसने शक भरी नजरों से पूछा। मैं बिल्कुल नहीं घबराया। मैंने फोन काटा और बहुत ही ठंडेपन से बहाना बना दिया, मेरे एक दोस्त की शादी है, मुझे वहां जाना है। यह सुनकर उसके चेहरे के भाव रिलैक्स हो गए। उसने आगे कोई सवाल नहीं किया, अपना फोन टेबल पर रखा और नहाने चली गई। कुछ ही देर बाद बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी और तभी टेबल पर रखा उसका फोन लगातार बजने लगा। मैंने कुछ पल झिझक कर सोचा, फिर स्क्रीन की तरफ देखा। मैसेज शेन हाउ यू का था। लिखा था, पुराना वादा याद है ना? तुम सच में जियांगफान से शादी तो नहीं कर लोगी? यह मैसेज पढ़ते ही मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उंगली से स्क्रीन को थोड़ा ऊपर खिसकाया। कुछ मिनट पहले ही निंगबिंग ने उसे एक मैसेज भेजा था। शेन हाउ यू, 33 दिन बाद तुम्हारा 28th जन्मदिन है। तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या वादा किया था? मैंने फोन वापस वहीं रख दिया और काउच पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। मेरे दिमाग में 18 साल की उम्र की वो यादें ताजा हो गईं। यूनिवर्सिटी के पहले दिन दोस्तों की मदद करने के लिए मैं गिटार लेकर स्टेज पर गया था। जैसे ही मैं नीचे उतरा, वो सफेद ड्रेस में हाथों में फूल लिए मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने मेरा नंबर मांगा और मुझे लगा यह पहली नजर का प्यार है। हम करीब आए, उसने प्रपोज किया और मैं मना नहीं कर पाया। 21 की उम्र से 28 की उम्र तक 7 साल हम साथ रहे। इन 7 सालों में घर वालों ने मुझे शादी के लिए कई बार टोका। मैंने भी कई बार निंगबिंग से शादी की बात छेड़नी चाही, लेकिन वो हर बार शादी के नाम से ही कतरा कर निकल जाती। मुझे लगता था कि वो अभी तैयार नहीं है। लेकिन 15 दिन पहले एक पार्टी में जब वो नशे में थी, तब मुझे सच पता चला। उसका दिल तो हमेशा से उसके बचपन के दोस्त शेन हाउयू के पास था। शेन उसे सिर्फ एक दोस्त मानता था। निंगबिंग ने मेरे पास आने का फैसला सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि जिस रात मैं उसे स्टेज पर दिखा था, मेरी परछाई, मेरा अंदाज उसे अपने प्यार शेन हाउयू जैसा लगा था। मैं सिर्फ एक रिप्लेसमेंट था, उसकी मायूसी छुपाने का जरिया। इन सालों में शेन हाउयू ने दर्जनों लड़कियां बदली। हर ब्रेकअप पर निंगबिंग उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती, शेन को नई लड़की मिल जाती। ऐसे ही 7 साल बीत गए। वो कभी मुझसे अलग नहीं हुई क्योंकि वो शेन के उस नशे में किए गए एक मजाक का इंतजार कर रही थी। निंगबिंग, अगर 28 की उम्र तक हम दोनों सिंगल रहे तो हम साथ हो जाएंगे। और आज आखिरकार शेन हाउयू 28 साल का होने वाला था।
चैट देखकर मेरे चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। 33 दिन बाद उसका जन्मदिन था और मैंने भी घर जाकर शादी करने के लिए वही दिन चुना था। कुछ देर बाद निंगबिंग बाहर आई और लेट गई। कमरे में एकदम सन्नाटा था, सिर्फ उसकी हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। जब मुझे यकीन हो गया कि वो सो चुकी है, मैंने दोबारा उसका फोन उठाया। चैट में एक नया मैसेज था। उसने शेन को लिखा था, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। सिर्फ 4 शब्द, लेकिन मैं सोच सकता था कि इसे लिखते हुए उसने कितनी बार अपने होठ काटे होंगे, कितनी बार टाइप किया होगा और मिटाया होगा। वो डरी होगी कि कहीं उसके जज्बात पकड़ में ना आ जाए। इतनी फिक्र, इतनी सावधानी वो सिर्फ शेन हाओयू के लिए ही दिखा सकती थी। उस रात में एक पल के लिए भी नहीं सो सका। सुबह जब वो तैयार हो रही थी, मैंने उससे कहा, आज काम से थोड़ा जल्दी आ जाना। हाथों में क्रीम लगाते हुए उसने अजीब सी नजरों से मुझे देखा। क्यों, कुछ खास है क्या? मैं बहुत देर तक खामोश रहा। फिर मैंने भारी आवाज में कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, क्या तुम खुद ही भूल गई? वो एक पल के लिए जम गई और फिर धीरे से सिर हिलाया। पिछले आधे महीने से उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो 28 साल वाला वादा घूम रहा था। उसे अपना जन्मदिन तक याद नहीं रहा। मैंने पिछले 2 महीनों से उसके लिए जो सरप्राइज प्लान किया था, जो मेहनत की थी, वो सब एक झटके में बेकार हो गई। उसने मेरे चेहरे की उदासी को बिल्कुल नोटिस नहीं किया और बस रूखेपन से बोली, इस बार कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस सब सिंपल सा रखना। मैं उसे देखता रह गया। पिछले सालों में उसके हर जन्मदिन पर उसे खुश करने के लिए मैं क्या क्या नहीं करता था, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा था कि मैंने उसके लिए जो भी किया, जो भी कुर्बानियां दी, उसकी नजरों में उन सब की कोई कीमत ही नहीं थी। इसलिए जब उसने कहा कि पार्टी सिंपल रखनी है तो मेरे होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सबको बुलाया जा चुका है, अब इसे रद्द नहीं किया जा सकता, मैंने शांत आवाज में कहा। यह जन्मदिन मैंने 3 महीने पहले प्लान किया था। काश मुझे तब पता होता कि उसके दिल में कोई और है, तो मैं ये सब कभी नहीं करता। मेरी बात सुनकर निंगबिंग ने कुछ नहीं कहा, बस अपना फोन उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। जाते जाते मैंने देखा कि उसके माथे पर एक हल्की सी सिकुड़न थी। ऑफिस पहुंचकर मैंने सबसे पहले अपना इस्तीफा सौंप दिया। मेरे हाथ में वो कागज देखकर पूरा ऑफिस हैरान रह गया। इतनी जल्दी क्यों छोड़ रहे हो? कोई नई नौकरी मिल गई क्या, या कोई खानदानी संपत्ति संभालने जा रहे हो? सब सवाल पूछ रहे थे। मैंने अपना सामान समेटा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं शादी करने जा रहा हूं। सबने सोचा कि निंगबिंग आखिरकार मान गई। मैंने उन्हें कोई सच्चाई नहीं बताई, बस इतना कहा, इन सालों में आप सबके साथ के लिए शुक्रिया। शाम को मेरी तरफ से एक फेयरवेल पार्टी है। शाम को दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद रात करीब 8 बजे जब मैं निंगबिंग के जन्मदिन वाले होटल पहुंचा तो कमरे का दरवाजा खोलने से पहले ही मेरे कदम छिटक गए। अंदर से उसके दोस्तों की बातें बाहर आ रही थीं। इतनी ठंड में निंगबिंग बाहर किसे लेने गई है? और किसे? शेन हाओयू को। वो आज वापस आ गया है और अगले महीने वो भी 28 साल का होने वाला है। कहीं वो सच में अपना वादा तो पूरा करने नहीं आ गया? लेकिन अगर वो दोनों साथ हो गए तो जियांगफान का क्या होगा? 7 साल हो गए और उस बेचारे को आज तक नहीं पता कि शेन हाओयू कौन है। क्या होगा अगर हाओयू ने हां कर दी तो निंगबिंग 100% जियांगफान को छोड़ देगी। वैसे भी फान का कोई खास बैकग्राउंड तो है नहीं। निंगबिंग को बुरा ना लगे इसलिए हम सब मिलकर फान को कुछ पैसे और एक घर दे देंगे, ब्रेकअप की कीमत समझकर। मैं दरवाजे के बाहर बुत बनकर खड़ा रहा। अगर 15 दिन पहले मैंने ये बातें सुनी होती तो शायद मेरा दिल टूट जाता, लेकिन आज मुझे सिर्फ खुद पर हंसी आ रही थी। 7 साल का मेरा प्यार, मेरी वफादारी और उसकी कीमत मेरे पीठ पीछे कुछ पैसों और एक घर से लगाई जा रही थी। लेकिन अफसोस, इस बार छोड़कर जाने वाला मैं था। तभी कुछ वेटर उधर से गुजरे। मैं पीछे हटा और दरवाजा खुल गया। मेरे अंदर आते ही कमरे का शोर एकदम शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं मुस्कुराया और सबसे नॉर्मल तरीके से मिलने लगा। कुछ ही देर बाद दरवाजा फिर खुला। निंगबिंग अंदर आई और उसके पीछे पीछे एक अजनबी आदमी था। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसका चेहरा, उसका कद मुझसे काफी हद तक मिलता जुलता था। अब मुझे सब समझ आ गया था।
निंगबिंग उसे पूरे कमरे में सबसे मिलाते हुए आखिर में मेरे सामने लेकर आई। उसने थोड़ी झिझक के साथ शेन हाओयू का नाम लिया और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, और ये मेरे एक ऑर्डिनरी फ्रेंड है, जियांग फान। उसे लगा था कि मैं ये सुनकर भड़क जाऊंगा या हंगामा करूंगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने बस बिना किसी भाव के उसकी आंखों में देखा, 2 कदम पीछे हटा ताकि उनके बीच जगह बन सके और अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। नमस्ते मिस्टर शेन, मैं बाई निंगबिंग का दोस्त हूँ। मेरे इतना कहते ही कमरे में फिर से रौनक लौट आई। शेन हाओयू बहुत मिलनसार था, वो सबके साथ घुल मिल गया। गेम के दौरान जब हाओयू के हाथ शराब के गिलास से भरे थे तो उसने मजाक में किसी से उसे फल खिलाने को कहा। निंगबिंग ने बिना एक पल सोचे अपने ही फोर्क से उसे तरबूज का एक टुकड़ा खिला दिया और हाओयू ने भी बिना झिझके निंगबिंग के हाथ से उसका आधा गिलास वाइन पी लिया। मैं कुछ मीटर दूर बैठा सब देख रहा था। निंगबिंग ने उसी गिलास से बाकी की वाइन पी, ठीक उसी जगह से जहां हाओयू के होंठ लगे थे। रात गहरी हो चुकी थी और निंगबिंग काफी नशे में थी। केक काटने का वक्त आया। सबने उसे मोमबत्तियां बुझाने और विश मांगने को कहा। मैंने खुद आगे बढ़कर 28 नंबर की मोमबत्तियों वाला केक उसके सामने रखा, लेकिन निंगबिंग ने मोमबत्तियां बुझाने से मना कर दिया। उसकी आंखें नशे में थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी दीवानगी थी। उसने अपना हाथ सीधा शेन हाओयू की तरफ उठाया और बोली, इस साल मैं कोई विश नहीं मांगूंगी, मैं बस एक सवाल पूछूंगी। हाओयू, तुम 28 साल के होने वाले हो, क्या इस वक्त तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे देखने लायक थे। शेन हाओयू एक पल के लिए रुका और फिर मुस्कुराते हुए बोला, नहीं। जैसे ही उसने नहीं कहा, पूरा कमरा चीख पुकार और तालियों से गूंज उठा। सबने नशे में धुत निंगबिंग को धक्का देकर शेन हाओयू की तरफ कर दिया और मैं वहीं अपनी जगह पर एक अंधे और बेवकूफ दर्शक की तरह चुपचाप बैठा रहा, सुबह होने तक। पार्टी खत्म होने के बाद मैं निंगबिंग को सहारा देकर टैक्सी तक लाया। वो अभी भी अपनी उसी खुशी में डूबी हुई थी। कार में बैठते ही वो अचानक मेरे सीने से लग गई और रोते हुए बड़बड़ाने लगी, शेन हाओयू, मत जाओ ना, मेरे साथ रुक जाओ। बाकी सब लड़कियां तुम्हारे साथ क्यों रह सकती हैं और मैं क्यों नहीं? मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है, सालों तक, हर दिन तुम्हारा इंतजार किया है। आगे बैठे ड्राइवर ने ये सब सुना और मुस्कुराते हुए शीशे से मेरी तरफ देखा। साहब, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत प्यार करती है। मैंने खिड़की के बाहर देखा और एक शांत लेकिन एकदम ठंडी आवाज में कहा, हाँ, वो शेन हाओयू से बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं शेन हाओयू नहीं हूं। अगली सुबह उसने मुझे सफाई देना शुरू किया। जियांग फान, कल रात पार्टी में मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी। शायद नशे में मैंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो। मेरी बातों को दिल पर मत लेना। मुझे यकीन नहीं हुआ कि उसे कल रात की बातें याद थी और उससे भी ज्यादा ताज्जुब मुझे उसके इस भद्दे बहाने पर हुआ। लेकिन मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसका इस नाटक में साथ दिया। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। मेरे चेहरे पर कोई गुस्सा या भाव न देखकर उसे शायद अजीब लगा। उसने कल रात मुझे और शेन हाओयू को मिलवाने वाली बात सोची होगी, जिससे उसे शायद थोड़ी घबराहट हुई। उसने फौरन बात पलटते हुए कहा, कल मैं बस सबके साथ ड्रिंक करने में बिजी हो गई और तुम पर ध्यान नहीं दे पाई। जियांग फान, क्या तुम मुझसे नाराज हो? एक काम करते हैं, आज शाम को हम दोनों डेट पर चलते हैं। नाराज? नहीं, आज दोपहर मुझे कुछ काम है, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैंने सीधे तौर पर मना कर दिया, लेकिन मेरे मना करने पर वो और अड़ गई। उसे लगा कि वो इस तरह अपनी गलती की भरपाई कर देगी। जब वो नहीं मानी तो मुझे हाँ कहनी ही पड़ी। शाम को मैं कपड़े बदलकर निकलने ही वाला था कि तभी मेरे फोन पर मेरे कॉलीग चिन हाओ का मैसेज आया। फान, क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को नौकरी छोड़ने के बारे में नहीं बताया? वो अभी तुम्हें ढूंढते हुए ऑफिस आई थी और बहुत गुस्से में लग रही थी। मैंने अभी मैसेज पूरा पढ़ा भी नहीं था कि निंगबिंग की कॉल आ गई। मैंने फोन उठाया तो उधर से उसकी चीखती हुई आवाज आई, तुम्हारे ऑफिस वाले कह रहे हैं कि तुमने जॉब छोड़ दी है और तुम शादी करने जा रहे हो। मैं अभी कोई बहाना सोच ही रहा था कि उसने बहुत ठंडे और रूखे अंदाज में मुझे डांटते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तब जाकर मुझे समझ आया। उसे लगा कि मैं नौकरी छोड़कर उस पर शादी करने का दबाव बना रहा हूं, इसीलिए वो इतनी भड़की हुई थी। मैंने बहुत शांति से जवाब दिया, मैं बस ऑफिस वालों से मजाक कर रहा था। भला ये सच कैसे हो सकता है? मैंने नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि मैं आजकल बहुत थक गया हूं, कुछ दिन आराम करना चाहता हूं।
मेरी बात सुनकर उसकी सांसों में राहत महसूस हुई। उसकी आवाज एकदम से नॉर्मल हो गई। आइंदा ऐसा भद्दा मजाक मत करना। मैंने बस धीमी आवाज में कहा। फिर उसने पूछा, कहाँ हो तुम, क्या मैं आ जाऊं? मैं उसे रेस्टोरेंट का एड्रेस बताने ही वाला था कि तभी मुझे फोन के उस पार से एक बहुत ही धीमी सी हंसी सुनाई दी। वो हंसी शेन हाओयू की थी। मेरे होंठों पर आया हुआ एड्रेस वहीं रुक गया और मैंने कहा, कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही उसने तुरंत फोन काट दिया। फोन की काली स्क्रीन देखकर मेरी खुद पर ही हंसी छूट गई। अगर उसे सच में आना होता तो वो इतनी जल्दी फोन क्यों काटती? वो तो बस एक रस्म निभा रही थी पूछने की, और मैं भी कितना बेवकूफ हूं जो उसकी बात को सच मान बैठा। मैं टैक्सी लेकर उस रेस्टोरेंट में पहुंच गया। वेटर मुझे सीधे बुक किए हुए प्राइवेट रूम में ले गया। टेबल पर बहुत ही शानदार खाना सजा हुआ था, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे चेहरे पर उलझन देखकर वेटर ने बहुत अदब से कहा, सर, मिस बाई ने 10 मिनट पहले ही ये सारा खाना ऑर्डर करवा दिया था। उन्होंने कहा कि आप खाना शुरू करें, उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। जरूरी काम? अभी अभी हुई फोन कॉल याद करके मुझे सब समझ आ गया। वो शेन हाओयू के साथ थी। वैसे देखा जाए तो उसने झूठ भी नहीं बोला था। उसके लिए शेन हाओयू से जुड़ी छोटी सी बात भी किसी जरूरी काम से कम नहीं थी। मैंने उस बड़ी सी टेबल पर रखे सी फूड को देखा और आंखें सिकोड़ ली। यूरोप में बिताए सालों में मैं सी फूड खा खाकर इतना ऊब चुका था कि मुझे इससे नफरत हो गई थी। अगर पहले वाली बात होती तो मैं उसकी खुशी के लिए यह सब खा लेता, लेकिन अब मैं खुद को जरा भी तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैंने वेटर को इशारा किया, यह सब हटा दो। वेटर घबरा गया, लेकिन सर, मिस बाई ने इसका बिल पहले ही दे दिया है और यह बहुत महंगा है। अगर मैं इसे हटाऊंगा तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। मैंने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा ना, इसे हटा दो। मैं जो नया ऑर्डर दूंगा उसका बिल इस कार्ड से काट लेना। चिंता मत करो, मैं पैसे दे सकता हूं। खाना खत्म होने तक भी वो नहीं आई और मैंने उसका इंतजार भी नहीं किया। मैं सीधा वहां से निकल गया। मैं अभी आधे रास्ते में ही था कि मेरे फोन पर उसके मैसेजेस आने लगे। फान, क्या तुम आज रात घर के बाहर कहीं और रुक सकते हो? हाओयू अचानक वापस आ गया है और उसका पुराना घर अभी रहने लायक नहीं है। वो ठंड से कांप रहा है और उसके पेट में बहुत दर्द है। उसे किसी की देखभाल की जरूरत है। मैं चाहती हूं कि वो आज रात हमारे घर रुक जाए। क्या ये ठीक रहेगा? कितनी अजीब बात थी ना। एक तरफ वो शेन हाओयू की देखभाल भी करना चाहती थी और दूसरी तरफ वो ये भी डर रही थी कि कहीं उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता ना चल जाए। सच में कितनी दिलचस्प एक्टिंग थी, लेकिन इस बार मेरे अंदर उसके इस ड्रामे का हिस्सा बनने की कोई इच्छा नहीं थी। मैंने सीधा सवाल पूछा, क्या वो तुम्हारा सिर्फ एक दोस्त नहीं है? तो फिर तुम हमारे रिश्ते को उससे क्यों छिपाना चाहती हो और कब तक छिपाओगी? बहुत देर तक कोई जवाब नहीं आया और जब जवाब आया तो उसमें कोई सफाई नहीं थी। उसने सिर्फ एक तारीख लिखी थी, अगले महीने की 18 तारीख। अगर ये पहले की बात होती तो मुझे समझ नहीं आता कि उसने ये तारीख क्यों चुनी, लेकिन अब मैं जानता था 18 तारीख को शेन हाओयू का जन्मदिन था। अगर उस दिन हाओयू उसके साथ रहने का अपना वादा पूरा कर लेता तो वो बिना एक पल सोचे मुझे छोड़ देती, और अगर हाओयू मना कर देता तो वो बहुत प्यार से मेरे पास लौट आती और मुझसे शादी कर लेती। क्या कमाल का बैकअप प्लान था। आगे कुआं हो या पीछे खाई, उसने खुद को बचाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। मुझे उसकी इस चालाकी पर दाद देने का मन किया, लेकिन अफसोस, मैं अब उसकी इस प्रेम कहानी का बैकअप नहीं बनना चाहता था। मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, अपना फोन स्विच ऑफ किया और टैक्सी वाले को एक होटल का एड्रेस दे दिया। सोने से पहले मैंने थोड़ी शराब पी थी, इसलिए मैं सीधा दोपहर में उठा। जैसे ही मैंने फोन ऑन किया, मेरे स्क्रीन पे दर्जनों मैसेज आ गए। कुछ निंगमिंग के थे और बाकी उसके दोस्तों के। कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे? तुमने तो हमें डरा ही दिया था। निंगमिंग पूरी रात पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही थी। इन मैसेजेस को देखकर मेरे चेहरे पर बस एक व्यंग भरी मुस्कान आई। पागलों की तरह ढूंढ रही थी। उन सबको बहुत अच्छे से पता है कि निंगमिंग के दिल में सिर्फ शेन हाओयू है। उसे क्या फर्क पड़ता है कि मैं जिंदा हूं या मर गया। तभी निंगमिंग की कॉल आ गई। उसकी आवाज में एक चिड़चिड़ाहट थी। फान, हाओयू बस एक रात के लिए रुका था। क्या इसके लिए तुम्हारा इतना गुस्सा करना जरूरी था? अगर तुम नाराज भी थे तो तुम्हें इस तरह बिना बताए गायब होकर अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहिए था।
मुझे सफाई देने का कोई मन नहीं था, इसलिए मैंने बहुत ही कैजुअल सा बहाना बना दिया। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। अगर पहले का वक्त होता तो वो मेरी बात मान लेती, लेकिन पता नहीं आज उसे क्या हुआ था। उसने पलटकर मुझसे ही सवाल कर लिया। तो फिर इससे पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? इससे पहले मैं जब भी कॉल करती थी तो तुम्हारा फोन कैसे लग जाता था? सिर्फ कल रात ही तुम्हारा फोन बंद क्यों था? उसका यह सवाल सुन के मैं एक पल के लिए सुन्न रह गया। मेरे दिमाग में अचानक से पुरानी यादें ताजा हो गईं। कुछ साल पहले की बात है। एक रात उसे अचानक पेट में तेज दर्द हुआ था। उसने गलती से अपनी सेक्रेटरी की जगह मुझे कॉल कर दिया था। उस रात मैं तुरंत अपनी नींद से उठा और उसके लिए दवाइयां लेकर भागा था। पिछले साल जब वो विदेश गई थी तो वहां के और हमारे टाइम जोन में 7 से 8 घंटे का फर्क था। उसे ये याद ही नहीं रहा। उसने रात के 3 बजे मुझे किसी डॉक्यूमेंट के लिए फोन कर दिया और मैं आधी नींद में अपनी आंखें मलते हुए उसके लिए कंप्यूटर पर फाइलें ढूंढ रहा था। और 3 महीने पहले जब मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया ही था। एनेस्थीसिया का असर भी ठीक से खत्म नहीं हुआ था। तभी उसका मैसेज आया कि उसे मिल्क टी पीनी है। मैंने उस हालत में भी नर्स की मिन्नतें करके उसके लिए वो चाय मंगवाई थी। मेरी हर एक हरकत इस बात का सबूत थी कि मैंने उससे पागलों की तरह प्यार किया था। लेकिन अफसोस, मेरी इतनी कुर्बानियों के बाद भी उसे कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। ये सब सोचकर मेरे लहजे में खुद ब खुद एक कड़वी हंसी आ गई। मैंने फोन पर कहा, मैं तो बस ये सोच रहा था कि कहीं जब तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं तुम्हारे पास ना रहूं, लेकिन कल रात को देखकर लगा तुम्हें मेरी कोई जरूरत ही नहीं थी। मेरी ये अजीब सी ठंडी आवाज सुनकर फोन के उस पार निंगबिंग अंदर तक सहम गई। 7 साल के रिश्ते में मैंने हमेशा उसकी हर जिद पूरी की थी। कभी हमारी बहस नहीं हुई थी। उसे भी पता था कि मैं एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड था। मेरी बात सुनकर उसकी आवाज अचानक नरम पड़ गई। मुझे माफ कर दो फान, मैं तुम्हारे लिए परेशान थी इसलिए गुस्से में कुछ भी बोल गई। तुम कहां हो? मैं आ रही हूं। लेकिन अब मुझे उससे मिलने की कोई इच्छा नहीं थी। कोई जरूरत नहीं है, मैंने बस इतना कहा और फोन काट दिया। जब मैं टैक्सी से घर पहुंचा तो नैनी ने बताया कि निंगबिंग अभी अभी बाहर गई है। बिना पूछे ही मुझे समझ आ गया कि उसे शेन हाओयू ने ही बुलाया होगा। कमरे की हवा में अभी भी किसी मेंस परफ्यूम की तेज महक तैर रही थी। मैंने नैनी से कहा, सारी खिड़कियां खोल दो ताकि ये हवा बाहर निकल सके। अगले आधे महीने तक मेरी और निंगबिंग की कोई मुलाकात नहीं हुई, न कोई कॉल न कोई मैसेज। मेरे लिए तो अब बस विदाई की उल्टी गिनती चल रही थी। मैं उस इंसान पर अपना वक्त और जज्बात क्यों बर्बाद करूं जिसे मैं हमेशा के लिए पीछे छोड़ने वाला हूं। न्यू ईयर की रात थी। बाहर जोरों की बर्फबारी हो रही थी। मैं खिड़की के पास बैठकर आराम से मूवी देख रहा था। देर रात दरवाजा खुला और निंगबिंग लड़खड़ाते हुए अंदर आई। वो बुरी तरह नशे में थी। उसने अपने हाथ में पकड़े ढेरों शॉपिंग बैग्स मेरे सामने सोफे पर फेंक दिए। देखो, ये 2 मफलर मैं तुम्हारे लिए लाई हूं। बाहर बहुत बर्फ गिर रही है फान, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही ना? और ये रोलेक्स की घड़ी, न्यू ईयर गिफ्ट, तुम्हें पसंद आई ना? वो ये सब निकाल ही रही थी कि उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। सॉरी फान, मुझे माफ कर दो। मैं इन दिनों बहुत बिजी थी, तुम्हें टाइम नहीं दे पाई। तुम नाराज हो ना? प्लीज मुझे माफ कर दो। अब से हम बहुत खुशी से साथ रहेंगे। वो मुझे चूमने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसके कपड़ों से आ रही शराब की बदबू से मुझे घुटन होने लगी। मैंने किसी तरह उसे संभाला और बेडरूम में सुला दिया। उसके सो जाने के बाद मैंने अपना फोन उठाया। सोशल मीडिया पर सब न्यू ईयर की पिक्स डाल रहे थे। तभी मेरी नजर शेन हाओयू की पोस्ट पर पड़ी। उसने बर्फबारी के बीच किसी नई लड़की के साथ 9 तस्वीरें डाली थीं। कैप्शन लिखा था, पहली बर्फबारी, एक नया इंसान मिला, सही इंसान, सही वाइब। ये पोस्ट देखते ही मेरे दिमाग के सारे जाले साफ हो गए। अब मुझे समझ आया कि निंगबिंग अचानक इतनी रात को नशे में धुत मेरे लिए महंगे गिफ्ट्स लेकर और माफी मांगते हुए क्यों नौटी थी। उसके पहले प्यार को नई गर्लफ्रेंड मिल गई थी और इसीलिए उसे अपने बैकअप यानी मेरी याद आ गई। मेरी आंखों में एक कड़वी मुस्कान तैर गई। मैंने वो महंगी रोलेक्स की घड़ी उतारी और मेज पर फेंक दी। उसके बाद के दिनों में निंगबिंग बिल्कुल बदल गई।
वो एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड की तरह बर्ताव करने लगी, कहीं बाहर नहीं गई, मेरे पेट दर्द के लिए दलिया बनाया, हमारे लिए हॉलिडे ट्रिप प्लान करने लगी। शायद प्यार में मिले उस धोखे ने उसे मेरे प्रति ज्यादा ईमानदार बना दिया था, लेकिन अब मेरे दिल में उसके लिए कोई हलचल नहीं थी। मैं बस चुपचाप उसे एक अच्छी गर्लफ्रेंड का नाटक करते हुए देखता रहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने बस यही सोचा कि चलो जाने से पहले वो अपने पिछले गुनाहों का कर्ज तो चुका रही है। यही सब सोचकर मेरे मन का बचा खुचा बोझ भी खत्म हो गया था। मैंने सोच लिया था कि इन आखिरी कुछ दिनों में वो जो भी कर रही है करने दो। ये उसके पुराने गुनाहों का कर्जा उतारने जैसा था। मेरी मां ने मुझे दूल्हे की शेरवानी की कुछ तस्वीरें भेजी थी। मैं फोन की स्क्रीन जूम करके उनके डिजाइन देख रहा था कि तभी निंग बिंग दबे पांव मेरे पीछे आ गई। उसने अचानक मेरा फोन छीन लिया। दूल्हे के कपड़े? तुम दूल्हे के कपड़े क्यों देख रहे हो? उसका चेहरा काला पड़ गया था। मैंने बिना पलक झपकाए बड़ी सफाई से झूठ बोला। मैंने बताया था ना, मेरे एक दोस्त की शादी है, उसके कपड़ों में कुछ दिक्कत आ गई है तो वो मुझसे डिजाइन सेलेक्ट करने में मदद मांग रहा था। मेरा रिलैक्स चेहरा देखकर उसका शक दूर हो गया। उसने फोन वापस करते हुए कैजुअली पूछा, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारे दोस्त की शादी किस दिन है? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने उसे बहुत ध्यान से देखा और एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, 19 तारीख को। क्या तुम सच में मेरे साथ चलना चाहती हो? 19 तारीख सुनते ही वो पत्थर की तरह जम गई। मैं उसकी आंखों में झांकते हुए उसके जवाब का इंतजार करता रहा। बहुत देर तक खामोश रहने के बाद उसने एक झूठी सी मुस्कान के साथ कहा, जब वक्त आएगा तब देखेंगे। उस एक सवाल के बाद से निंगबिंग फिर से अपने ख्यालों में खो गई। उसका पूरा ध्यान बस इस बात पर था कि शेन हाओयू का जन्मदिन आने वाला है। उधर मुझे शादी गाय पक्का बहाना मिल गया था, इसलिए मैंने उसके सामने ही अपना सूटकेस पैक करना शुरू कर दिया। पिछले 6 सालों से हम इस घर में साथ रह रहे थे। सामान बहुत था। मैंने सूटकेस में सिर्फ वो चीजें रखी जो मैंने खुद अपने पैसों से खरीदी थी। मैंने जानबूझकर वो सारे कपल आइटम्स और तोहफे वहीं छोड़ दिए जिन्हें मैं कभी अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखता था। मैंने सोचा वैसे भी मैं अपने घर जियांगबेई वापस जा रहा हूं, जिस चीज की जरूरत होगी वहां नई खरीद लूंगा। कभी कभी निंगबिंग मेरे सूटकेस को खोलकर देखती थी। उसमें मेरे कपड़े देखकर उसने कभी कोई सवाल नहीं किया। वो शेन हाओयू के ख्यालों में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं अपनी सारी जरूरी और यादों वाली चीजें पीछे छोड़ रहा हूं। शायद उसे लगता था कि मैं उससे इतना पागलों की तरह प्यार करता हूं कि उसे छोड़कर जाने की हिम्मत मुझ में हो ही नहीं सकती। और फिर 18 तारीख की सुबह आ गई। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बारिश होने वाली थी। निंगमिंग सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी और सोफे पर बैठकर लगातार अपने फोन की स्क्रीन घूर रही थी। मैं थोड़ा लेट उठा। जब मैं नाश्ता कर रहा था तो नैनी ने बाहर का मौसम देखकर पूछा, मिस्टर जियांग, बाहर बारिश होने वाली है, क्या आपको एयरपोर्ट के लिए थोड़ा जल्दी नहीं निकलना चाहिए? एयरपोर्ट का नाम सुनते ही निंगबिंग ने चौंक कर सिर उठाया। एयरपोर्ट? तुम एयरपोर्ट क्यों जा रहे हो? कल मेरे दोस्त की शादी है, भूल गई क्या? तुमने कहा था तुम सोच कर बताओगी। क्या तुमने फैसला कर लिया? मैंने शांत आवाज में पूछा। वो कुछ सेकंड चुप रही और फिर बोली, वो बहुत दूर है, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आऊंगी। मुझे उसके इस जवाब से कोई हैरानी नहीं हुई। मैंने नाश्ता खत्म किया और अपना बैग उठा लिया। हम कार में बैठे। निंगबिंग ने अभी अपनी सीट बेल्ट बांधी ही थी कि अचानक टिंग, उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने जल्दी से फोन खोला और अगले ही सेकेंड उसके उस ठंडे और उखड़े हुए चेहरे पर एक ऐसी खुशी की लहर दौड़ गई जिसे वो चाह कर भी छिपा नहीं पा रही थी। उसने झट से अपना फोन नीचे रखा, अपनी सीट बेल्ट खोली और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। कार से बाहर पैर रखते ही उसे शायद एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है। वो वापस कार की खिड़की के पास झुकी और मुझसे बोली, फैन, कंपनी में अचानक एक बहुत जरूरी काम आ गया है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। ड्राइवर तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ देगा, ठीक है? इतने सालों तक उसके साथ रहने के बाद उसकी चुराती हुई नजरें देखकर मैं साफ समझ गया था कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन मैंने उसे टोका नहीं। मैंने बस हल्का सा सिर हिला दिया। ड्राइवर के आने का इंतजार करते हुए मैंने अपना फोन खोला। मुझे पता था मुझे क्या दिखने वाला है। शेन हाओयू ने अपने जन्मदिन की एक नई फोटो पोस्ट की थी, लेकिन इस बार उस तस्वीर में वो नई गर्लफ्रेंड नहीं थी। इसका मतलब उनका ब्रेकअप हो गया था।
और इसका मतलब यह भी था कि 28 साल की उम्र वाला वो वादा अब शेन हाओयू पूरा कर सकता था। अब मुझे समझ आया कि निंगबिंग अचानक इतनी खुश क्यों हो गई थी। कुछ ही देर बाद जब मेरा ड्राइवर आ गया तो मैंने देखा निंगबिंग घर से बाहर निकल रही है। उसने एक बेहद खूबसूरत सफेद रंग का इवनिंग गाउन पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठी, खिड़की का शीशा नीचे किया और मेरी तरफ हाथ हिलाते हुए खुशी से चिल्लाई, तुम वापस कब आओगे? मैं मुस्कुराया, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसे मेरे जवाब की परवाह भी नहीं थी। उसने कार स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गई। मैं अपनी कार की पैसेंजर सीट पर बैठा और उसकी स्पोर्ट्स कार को तब तक दूर जाते देखता रहा जब तक वो मेरी नजरों से ओझल नहीं हो गई। मैंने ड्राइवर से कहा, चलो। कार आगे बढ़ी। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। बारिश की बूंदों ने कार के शीशे को धुंधला कर दिया था, ठीक वैसे ही जैसे मेरे अतीत की यादें धुंधली हो रही थीं। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल ही दिल में कहा, अलविदा, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। फ्लाइट में बैठने से पहले मुझे मेरे पापा का फोन आया था। जियांगफान, तुम कितने बजे पहुंच रहे हो? मैं ड्राइवर को भेज दूंगा। मैं जल्दी घर पहुंचना चाहता था, इसलिए मैंने मना नहीं किया। पिछली रात में ठीक से सोया नहीं था, इसलिए 2 घंटे की उस फ्लाइट में मैं गहरी नींद में सो गया। जब फ्लाइट जियांगबेई एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो मैंने अपनी कैप और सनग्लासेस पहने और अराइवल गेट से बाहर आया। तभी किसी ने मेरा रास्ता रोका। जियांगफान? एक बहुत ही साफ और मीठी आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने नींद से भरी आंखों से सिर हिलाया। सामने एक लड़की खड़ी थी। चेयरमैन जियांग ने मुझे आपको पिक करने के लिए भेजा है। मैंने अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखा। उसका नाम लियू रुयन था। मैंने सोचा कि वो शायद कोई सेक्रेटरी या नई ड्राइवर होगी, लेकिन एक ड्राइवर इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? मैं कार में बैठते ही दोबारा सो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो कार रुक चुकी थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सामने एक बहुत बड़ी और आलीशान लेकिन बिल्कुल अनजान सी विला थी। मैं उलझन में पड़ गया। मैंने हैरान होते हुए पूछा, ये कौन सी जगह है? ये तो मेरा घर नहीं है। मेरी इस उलझन को देखकर लियू रुयन हल्की सी हंसी। आज तो नहीं, लेकिन कल से ये आपका ही घर होगा। बल्कि सच कहूं तो हमारा नया घर, हमारा ब्राइडल रूम। ब्राइडल रूम सुनकर मैं अपनी जगह पर सुन्न रह गया। मेरी नींद एकदम उड़ गई। मैंने अपनी कैप और सनग्लासेस उतारे और सामने देखा। मेरी नजरें लियू रुयन की मुस्कुराती हुई आंखों से जा टकराईं। मेरी आंखों में हैरानी देखकर वो सब समझ गई। उसने खुद आगे बढ़कर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मिस्टर जियांग, मैं लियू रुयन हूं। मैंने एक फीकी सी मुस्कान के साथ जल्दी से उसका हाथ थाम लिया। मेरी आवाज में झिझक थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं नींद में था इसलिए पहचान नहीं पाया। मैं जियांगफान हूं। लियू रुयन ने बड़ी नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हमारे पास एक दूसरे को जानने के लिए अभी बहुत वक्त है। ठीक उसी वक्त वहां से मीलों दूर निंगबिंग प्राइवेट रूम के दरवाजे के बाहर खड़ी अपनी ड्रेस की सिलवटें ठीक कर रही थी। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। ड्राइवर का मैसेज था कि मैं फ्लाइट में बैठ चुका हूं। बहुत देर तक झिझकने के बाद उसने मुझे एक मैसेज भेजा, पहुंचकर बताना। खुद को संभालने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। उसकी नजरें सीधे हॉल के बीचों बीच उस इंसान को ढूंढ रही थीं, जिसे देखकर उसका दिल आज भी जोरों से धड़क उठता था। वो हाओयू की तरफ बढ़ी। तभी पास खड़े कुछ लड़कों ने मजाक में कहा, हाओयू, आज तो तुम्हें अपनी विश बतानी ही पड़ेगी। बचा कर क्या कर रहे हो? देखना, जब ये विश मांगेगा तो तुम सबकी आंखें खुली रह जाएंगी। विश? निंगबिंग को 1 महीने पहले की अपनी बर्थडे पार्टी याद आ गई। उसकी आंखों में एक उम्मीद सी जाग उठी। क्या सच में 16 साल की उम्र में किया गया वो मजाक आज सच होने वाला था? वो इतनी बेचैन थी कि उसने खुद को शांत करने के लिए वाइन के कई घूंट पी लिए। जब केक सामने लाया गया तो उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसकी सहेलियां उसके पास आईं। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। निंगबिंग, आज तुम्हारा सपना सच होने वाला है, कैसा लग रहा है? निंगबिंग ने सिर झुकाया और बस मुस्कुरा दी। तभी तांग यान को कुछ याद आया। उसने निंगबिंग के कंधे पर हाथ रखा। अगर आज बात बन गई
तो उस जियांग फान का क्या करोगी? हाओयू के जन्मदिन की पार्टी में जियांग फान का नाम सुनते ही निंगबिंग की मुस्कान गायब हो गई। उसके मन में थोड़ा सा गिल्ट हुआ। उसकी सहेलियों ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर फौरन कहा, कोई बात नहीं, ब्रेकअप कर लो, अभी इसी वक्त मैसेज कर दो, वैसे भी वो एक आम सा लड़का है, आसानी से मान जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर उसने कोई ड्रामा किया तो हम उसे संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो निंगबिंग। सबके उकसाने पर निंगबिंग ने अपना फोन निकाला और कुछ टाइप किया, लेकिन उसकी उंगली सेंड बटन पर जाकर रुक गई। उसे झिझकता देख उसकी सहेलियों ने उसका हाथ पकड़ा और खुद ही सेंड बटन दबा दिया। स्क्रीन पर 2 मैसेज थे। पहला, पहुंचकर बताना, और ठीक 3 घंटे बाद दूसरा मैसेज, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। वक्त के हिसाब से मेरी फ्लाइट अब तक लैंड हो चुकी थी और मैं जल्द ही वो मैसेज देखने वाला था। निंगबिंग अभी उस मैसेज को देखकर सुन नहीं थी कि सहेलियों ने उसे खींचकर हॉल के बीच में ला खड़ा किया। हैप्पी बर्थडे के गानों के बीच निंगबिंग की उम्मीद भरी नजरों के सामने शेन हाओयू ने अपने हाथ जोड़े और विश मांगी। मैं दुआ करता हूं कि मेरा ये 28वां साल बहुत लकी हो और अगले साल मैं और रुक्सुए एक साथ मिलकर ये विश मांगे। निंगबिंग के चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे किसी ने उसका खून निचोड़ लिया हो। कमरे में मौजूद बाकी लोग भी हैरान रह गए। रुक्सुए कौन है? सबसे मिलवाओ तो सही। हाओयू का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। वो मेरी नई गर्लफ्रेंड है। उसके इतना कहते ही दरवाजा खुला और एक बेहद खूबसूरत लड़की अंदर आई। उसने मुस्कुराते हुए सबको हेलो कहा। हाओयू ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यार से अपनी लव स्टोरी के किस्से सुनाने लगा। निंगबिंग एक कोने में बैठी बस शराब पीती रही। वो और उसकी सहेलियां नशे में धुत हो चुकी थीं। अचानक तांग यान लड़खड़ाते हुए उठी और हाओयू के सामने जाकर खड़ी हो गई। सबके सामने उसने चिल्लाते हुए कहा, शेन हाओयू, क्या तुम निंगबिंग से किया हुआ अपना पुराना वादा भूल गए हो? रुक्सुए ने हैरानी से पूछा, वादा? कैसा वादा? हाओयू का चेहरा गुस्से से भयानक हो गया, लेकिन तांग यान रुकी नहीं। तुमने वादा किया था कि 28 की उम्र में तुम निंगबिंग के साथ होगे। हम सबको अच्छे से याद है। क्या तुम अब अपनी बात से मुकर रहे हो? रुक्सुए के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने गहरी नजरों से हाओयू को देखा। क्या सच में? हाओयू ने झल्लाते हुए कहा, नशे में किए गए मजाक को कोई सच कैसे मान सकता है? और वैसे भी मैंने तब कहा था कि अगर मैं सिंगल रहा तो, लेकिन अब मेरी गर्लफ्रेंड है तो वो बात वहीं खत्म हो गई। उसका एक एक शब्द निंगबिंग के सीने में खंजर की तरह उतर रहा था। वो एक हाथ से अपना सीना पकड़े लड़खड़ाते हुए सोफे से उठी और फिर वो सबके सामने पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। बिल्कुल, वो हंसते हुए चीखी, बिल्कुल वो कोई वादा नहीं था। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और मेरा भी तो बॉयफ्रेंड है। वो सब बस एक मजाक था। ये सुनकर रुक्सुए फिर से मुस्कुराने लगी। उसने आगे बढ़कर निंगबिंग से कहा, हो तो ये बात है। मुझे तो लगा ही था कि ये कोई गलतफहमी है। मैंने सुना है आपके बॉयफ्रेंड है, आज उन्हें साथ क्यों नहीं लाई? निंगबिंग का दिमाग सुन्न हो चुका था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभालते हुए एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, वो अपने दोस्त की शादी में गया है, उसके पास वक्त नहीं था। रुक्सुए ने समझदारी से सिर हिलाया, लेकिन हाओयू की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा आ गया। बॉयफ्रेंड? हाओयू ने शक भरी नजरों से पूछा। मैं इतने दिनों से यहां हूं, तुमने तो कभी उसका जिक्र नहीं किया। ये वही हाओयू था जिसे देखकर निंगबिंग के पास अब बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। तांग यान बीच में कूद पड़ी और गुस्से से बोली, जियांग फान ही निंगबिंग का बॉयफ्रेंड है, वही जो तुम्हारी पार्टी में सबसे हैंडसम लग रहा था। वो? हाओयू को उस रात का वो सीन याद आ गया जब मैंने बहुत ही शांत तरीके से कहा था कि मैं सिर्फ एक दोस्त हूं। भाई चिंता मत कर, इसका नेक्स्ट पार्ट तो मैं जरूर लाऊंगा। तू बस इस वीडियो को हाइप करके सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियोस देखकर हमेशा खुश रहना। मिलता हूं इसके धमाकेदार नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखो और हां, बाय बाय।